खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है सुंदरबनी में पाकिस्तान के 4 सैनिक ढेर। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। सुंदरबनी सेक्टर में भारत की ओर से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए। नियंत्रण रेखा पार 2 चौकियां और 5 बंकर उड़ा दिए गए। भारतीय फौज ने बोफर्स तोपों के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के 4 सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान के कई सैनिक इस गोलीबारी में घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि बुधवार देर रात को पाकिस्तानी सेना ने सुंदरबनी सेक्टर के मेरा मीनका इलाके में गोलीबारी शुरू की थी। जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। सेना के एक अधिकारी ने पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान की पुष्टि करते हुए बताया कि सीमा पार एम्बुलेंस से पाकिस्तान सेना के जवानों को अपने मृतकों व घायल सैनिकों को ले जाते देखा गया। पाकिस्तान की गोलीबारी के बाद से सेना राजौरी व पुंछ जिले में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गोलीबारी के कारण करीब 2 दर्जन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन की वारदातों के कारण नियंत्रण रेखा पर स्थित नागरिक इलाकों में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से एलओसी के विभिन्न सेक्टरों में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है और छोटे तोपखाने दागे जा रहे हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है बाबा राम सिंह ने गोली मारकर की खुद की आत्महत्या। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कुंडली सीमा धरना स्थल पर किसानों के धरने में शामिल संत बाबा राम सिंह ने बुधवार को खुद को गोली मार ली। गोली लगने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने आत्महत्या पूर्व के अपने बयान में लिखा कि किसानों की हालत देखकर वे दुखी हैं। सरकार इन्हें न्याय नहीं दे रही है जो कि जुल्म है। वे करनाल के रहने वाले थे। बाबा के सेवादार गुरमीत सिंह ने घटना की पुष्टि की है। आपको बता दें बाबा के हरियाणा और पंजाब में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। उनकी आत्महत्या को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बाबा एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को सेवा में अपना जीवन खपा दिया। भारतीय किसान यूनियन के दर्शन पाल ने कहा हमें उनका लिखा पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे किसानों का दुख नहीं देख पा रहे हैं। यह सच है कि सरकार किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और इससे लोग दुखी हैं। संत बाबा राम सिंह जहां धरने पर बैठे किसानों के भोजन और कम्बल वितरण को देख रेख भी कर रहे थे। उनकी आत्महत्या के मामले में कुंडली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कर्नल के नानकसर सिकरा गुरुद्वारे के बाबा राम सिंह ने धरना स्थल के पास अपने वाहन में जाकर अपनी पिस्तौल से कनपटी पर गोली मार ली। वहीं आपको बता दें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को आरोप लगाया कि नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के पीछे उस भारत विरोधी और समाजवादी ताकत का हाथ है। इसी के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को अपवाद बताया और बुधवार को कहा कि यह एक राज्य तक ही सीमित है। साथ ही आपको बता दें कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांगों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में धरना दे रहे एक और किसान की दिल के दौरे से मौत हो गई। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है समाधान के लिए बने किसानों व सरकारी नुमाइंदों की समिति। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुझाव दिया कि किसानों की समस्याओं का बातचीत से जल्दी हल निकालने की जरूरत है, अन्यथा यह आंदोलन शीघ्र ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। केंद्र की तरफ से की जा रही वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है या फिर विफल ही हो जाएगी। अदालत ने सुझाव दिया कि सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाकर इसका समाधान किया जाए। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ने एक पीठ में केंद्र, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा की सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। सभी से आज गुरुवार तक जवाब अदालत दाखिल करने को कहा गया है। इसके बाद अदालत में शीतकालीन अवकाश हो जाएगा। आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे किसान संघों के
के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर कहा कि 3 नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध तोड़ने के लिए एक नई समिति गठित करना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वे चाहते हैं कि इन कानूनों को पूरी तरह से वापस लिया जाए। किसान संघों के नेताओं ने यह भी कहा है कि सरकार को संसद में ये कानून पारित करने से पहले किसानों और अन्य की एक समिति गठित करनी चाहिए थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, शुभेंदु ने तृणमूल कांग्रेस विधायक पद से दिया इस्तीफा। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कई दिनों से लग रही अटकलों पर विराम लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह के 19 दिसंबर के बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे भाजपा में शामिल होंगे। आपको बता दें, इसी बीच तृणमूल कांग्रेस में बुधवार को असंतोष के स्वर और तेज हो गए और इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुनील मंडल के साथ ही आसनसोल नगर निकाय के प्रमुख जितेंद्र तिवारी भी असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। दोनों ने पार्टी पर समय रहते शिकायतों का निवारण नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें, शुभेंदु के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही वरिष्ठ सांसद सुनील मंडल और आसनसोल नगर निगम के प्रमुख जितेंद्र तिवारी समेत पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के साथ वो वहां पे थे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, राहुल कांग्रेस सदस्यों का रक्षा मामलों की समिति से बहिर्गमन। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने रक्षा मामले की संसदीय समिति की बैठक से बुधवार को यह आरोप लगाते हुए बहिर्गमन किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जरूरी मुद्दे की बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी के रंग पर चर्चा करने में समय बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जरूरी मुद्दे की बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी के रंग पर चर्चा में समय बर्बाद किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, लद्दाख में चीन की आक्रामकता और सैनिकों को बेहतर उपकरण के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे कांग्रेस के नेता। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है, संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए फेसबुक इंडिया के प्रमुख। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन बुधवार को संसद की एक समिति के समक्ष पेश हुए और उनसे कर्मचारियों की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया दिग्गज की अनिच्छा से संबंधित रिपोर्ट पर सवाल किया गया। सूत्रों के अनुसार मोहन ने समिति से कहा कि सोशल मीडिया कंपनी की तथ्यान्वेषण टीम को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत हो। मोहन बुधवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए। समिति ने उन्हें नागरिक डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर तलब किया था। मोहन के साथ फेसबुक के लोक नीति निदेशक शिवनाथ ठुकराल भी वहां पर मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि थरूर के साथ कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम ने मोहन से बजरंग दल पर प्रतिबंध से जुड़ी वॉल स्ट्रीट जर्नल की हाल की समीक्षा की थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, मंत्रिमंडल ने अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह नीलामी मार्च में होगी और इसमें कुल 2251 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बिक्री की जाएगी। वहीं आपको बता दें, सरकार ने चीनी मिलों के चालू विपणन वर्ष 2020-21 में 60 लाख टन चीनी निर्यात में 3500 करोड़ रुपए की निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, हल चलाने वाले हाथ चला रहे हैं मशीन। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर 2 सप्ताह से अधिक समय से हजारों किसान कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में गुरुद्वारा समितियों और एनजीओ ने यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए हैं कि मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण आंदोलन प्रभावित न हो।
एक घंटे में 1000 से 1200 रोटियां बनाने वाली मशीनें, कपड़े धोने की मशीनें और मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगाए गए सौर पैनल जैसे तकनीकी संसाधनों से प्रदर्शनकारियों की मुश्किलें कम की जा रही हैं। रोटियां बनाने वाली मशीनें प्रदर्शनकारियों के लिए समय पर खाना सुनिश्चित कर रही हैं और आधी रात तक लंगर की व्यवस्था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के हरदीप सिंह ने कहा, रोटियां बनाने वाली यह मशीन पूरी तरह स्वचालित है। आपको केवल गूंथा हुआ आटा डालना है। यह आटे को गोल आकार में काट कर रोटियां बना देती है। उन्होंने कहा, हम सुबह 7 बजे मशीन चालू करते हैं और यह रात 12 बजे तक चलती है। हम रोज 5000 से अधिक लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। कई दिनों से अपने घरों से दूर रहे किसानों के लिए ये एक बड़ी समस्या कपड़े धोने की थी। कुछ किसान पहले पेट्रोल पंपों पर कपड़े धो रहे थे और नहा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में तापमान काफी गिर गया और प्रदर्शनकारियों की संख्या भी बढ़ गई। ऐसे में कुछ किसानों और अन्य लोगों ने कपड़े धोने की मशीनों का प्रबंध किया। 30 वर्षीय प्रिंस संधू पंजाब के लुधियाना से कपड़े धोने की 2 मशीनें लेकर आए ताकि वे और उनके साथी प्रदर्शनकारी आसानी से कपड़े धो सके। कुछ दिन बाद किसी ने एक अन्य मशीन दान कर दी और तभी से कपड़ा धोने की सेवा अनवरत जारी है। आपको बता दें कि रोटी बनाने वाली जो मशीन है वह पूरी तरह स्वचालित है और आपको केवल गूंथा हुआ आटा डालना है, ऐसा कहना है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरदीप सिंह का। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है 23 से 26 फरवरी के बीच में होंगी जेईई की मुख्य परीक्षा। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। देश की प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई मुख्य अगले साल पहली बार 23 से 26 फरवरी के बीच होगी। इसके अलावा यह परीक्षा मार्च, अप्रैल और मई में भी आयोजित होगी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है लद्दाख संकट के बाद से पूर्वी कमान क्षेत्र में नहीं हुई कोई बड़ी झड़प। ऐसा कहना है सेना की पूर्वी कमान की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि भारतीय बलों और चीन की सेना पीएलए के बीच लद्दाख में गतिरोध के बाद से पूर्वी कमान के अधीन आने वाले इलाके में घुसपैठ या किसी बड़ी झड़प की कोई घटना नहीं हुई है। चौहान ने कहा कि गलवान घाटी की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सौहार्द और आपसी भरोसा समाप्त हो गया है और चीजों को स्थिर होने में समय लगेगा। उन्होंने कहा, लद्दाख में गतिरोध के बाद से पूर्वी कमान की जिम्मेदारी के अधीन आने वाले इलाके में घुसपैठ या किसी बड़ी झड़प की कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और पीएलए ने लद्दाख संकट के दौरान एहतियातन कुछ बलों की तैनाती की थी, जिसमें सर्दियां शुरू होने के बाद पूर्वी सेक्टर में लगातार कमी आ रही है। चौहान ने विजय दिवस पर यहां फोर्ट विलियम में संवाददाताओं से कहा, बहरहाल भारतीय सेना सर्दियों में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पीएलए ने सड़क से जुड़ी आधारभूत विकास की गतिविधियां तेज की हैं और सिक्किम सीमा और अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में सुरक्षा बढ़ाई है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने कहा, हम भी इसके हिसाब से और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमाई इलाके के पास गांव बसाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर वे घुमंतु तिब्बती आबादी को बसाने का प्रयास कर रहे हैं। डोकलाम के संबंध में उन्होंने कहा कि यह भूटान और चीन के बीच का मुद्दा है और भारत की भागीदारी इसमें तब होती है जब हमें तीनों देशों के बीच के स्थान पर फैसला करना होता है। उन्होंने कहा, भूटान मित्र देश है जिसके साथ भारत सरकार के करीबी संबंध है। भूटान सरकार और भूटान की सेना ने इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं और उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं हम उनसे आश्वस्त हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है समान नागरिक संहिता की मांग वाली अर्जियों पर केंद्र से मांगा जवाब। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
तलाक और गुजारे भत्ते की देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था की मांग वाली दो अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिकाएं दायर की हैं। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने एक पीठ ने याची के वकील से कहा, आप हमें उस दिशा में ले जाना चाहते हो जहां निजी कानूनों का अतिक्रमण होगा, लिहाजा हम नोटिस तो जारी कर रहे हैं पर सावधानी के साथ। पीठ ने कहा कि आप हमसे व्यक्तिगत कानूनों के मकसद का दमन नहीं करा सकते। उपाध्याय की तरफ से वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद का कहना था कि तलाक के लिए समान आधार की व्यवस्था जरूरी है। दूसरी वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि गुजारे भत्ते की एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। तलाक संबंधी याचिका में कहा गया है कि तलाक के लिए जो आधार तय है वे ना तो लैंगिक कसौटी पर निष्पक्ष है और ना धर्म की कसौटी पर। याचिका के अनुसार पर स्त्रीगमन हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के लिए तो तलाक का आधार है पर मुसलमानों के लिए नहीं। इसी तरह लाइलाज कुष्ठ रोग हिंदुओं और ईसाइयों के लिए तो तलाक का आधार है पर पारसियों और मुसलमानों के लिए नहीं। इसी तरह नामर्दी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए तलाक का आधार है पर ईसाइयों और पारसियों के लिए नहीं। इसी तरह नाबालिग का विवाह हिंदुओं के लिए तो तलाक का आधार है पर ईसाइयों, मुसलमानों और पारसियों के लिए नहीं। इस पर पीठ ने कहा कि क्या हम व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप किए बिना भेदभावपूर्ण इन व्यवस्थाओं को खत्म कर सकते हैं। जवाब में वकीलों ने सायरा बानो मामले का उदाहरण दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की और भी कई फैसलों का उल्लेख किया जिनमें सरकार से समान नागरिक संहिता बनाने पर विचार करने को कहा था। पीठ ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी 3 तलाक को कोई कानूनी वैधता नहीं थी, तो भी अदालत ने दोनों याचिकाओं पर केंद्र सरकार का जवाब मांग लिया। इससे पहले पिंकी आनंद ने जजों को बताया कि ये पर्सनल लॉ संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 44 का हनन करते हैं। याचिकाओं में अदालत से फरियाद की गई है कि गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वे भेदभावपूर्ण व्यवस्था को खत्म करें। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केवल विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन अवैध है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाले पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमें हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। पीठ में न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम भी थे। याचिका में कहा गया था कि अगर अदालत किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपना धर्म चुनने का अधिकार नहीं देती तो यह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का हनन है। याचिका में उस दंपति को तत्काल पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी, जिसकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। यह याचिका वकील अलदनीश रीन ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने धर्म बदलकर हिंदू से विवाह करने वाली मुस्लिम महिला को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को इस नवविवाहित दंपति की यह फरियाद भी ठुकरा दी थी कि पुलिस और महिला के पिता को हिदायत दी जाए कि वे उनके विवाह में खलल न डालें। हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि केवल विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं हो सकता। इसी के साथ चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है विधानसभा का विशेष सत्र है आज। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। निगम भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में हंगामा होना तय है। आम आदमी पार्टी सरकार ने निगम में भ्रष्टाचार के मामले में यह विशेष सत्र आमंत्रित किया है। कोरोना काल में बुलाए जा रहे इस सत्र में सभी सदस्यों को कोरोना रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इस बाबत विधानसभा सचिवालय में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों में साफ कहा गया है कि किसी भी सदस्य को विधानसभा परिसर में बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसीलिए सचिवालय ने सभी विधायकों को पहचान पत्र के साथ आने के आदेश जारी किए हैं ताकि उनकी पहचान में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। सत्र 2 बजे से शुरू होगा। इस सत्र से पहले किसी को जांच में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए विधानसभा में जांच का प्रावधान होगा।
कोरोना काल की वजह से बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है, इसलिए केवल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक का आसन ही सुरक्षित होगा। अन्य विधायकों के लिए आसन पहले आओ के आधार पर होगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में पार्टी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को भाजपा विधायक दल का उपनेता व विधायक अजय महावर को मुख्य सचेतक के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से की गई हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से दिल्ली विधानसभा के सदन के भीतर और बाहर भी पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर होगा। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर हताशा और निराशा है। इसी हताशा में उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का बेबुनियाद और हास्यास्पद आरोप लगा रही है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, दिल्ली में अगले 2 दिन तक शीतलहर चलने का है अनुमान। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने के साथ ही बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को शुक्रवार को दिल्ली में ठंड रहने और शीतलहर चलने का पूर्वानुमान लगाया है। उसने बताया कि पालम में दृश्यता गिरकर 100 मीटर हो गई थी। आईएमडी के अनुसार 0 से 50 मीटर के बीच दृश्यता होने पर कोहरा बेहद घना, 50 से 200 मीटर के बीच घना, 201 से 500 मीटर के बीच मध्यम और 501 से 1000 के बीच दृश्यता होने पर कोहरे को हल्का माना जाता है। उसने बताया कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान के 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी ने बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते मंगलवार को शीतलहर की घोषणा कर दी थी। दिल्ली में मंगलवार को तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि इस मौसम में अब तक का शहर का न्यूनतम तापमान था। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।